हेलो एवरीबॉडी बच्चे, वेलकम टू द चैनल। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं द लास्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर एंड दैट इज डार्क रिएक्शन और फैक्टर्स। ठीक है, ये वाला पार्ट थोड़ा सा रह गया है। लाइट रिएक्शन हमने पढ़ लिया था, हमने सारे पिगमेंट्स और वो एक्शन स्पेक्ट्रा वगैरह सब कुछ कंप्लीट कर लिया। यू कैन रेफर टू दोज पर्टिकुलर रिकॉर्डिंग्स। आज हम तीसरे पार्ट पे हैं फॉर 2020 टारगेट जो कर रहे हैं बच्चे, 2020 नीट वाले डार्क रिएक्शन। ठीक, बढ़िया। अब आ जाओ, वेलकम टू द channel. Hello everybody, I'm Komal Yadav and I'll be taking your botany sessions on NEET Voya channel of Unacademy. Let's get started. थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आपको प्लेटफॉर्म के बारे में बताने के लिए जो अनअकैडमी का है। अनअकैडमी का जब आप ऐप डाउनलोड करते हो ना, सो देयर आर आल्सो लाइव क्लासेस जैसे यूट्यूब पे होती है। वी इंटरैक्ट विद ईच अदर, जैसे यहाँ पे इंटरैक्शन है उधर भी इंटरैक्शन है, बट इट्स मोर लाइक अ क्लासरूम लाइक एक्सपीरियंस। तो आपको थोड़ा ज्यादा बेटर 1-to-1 इंटरैक्शन मिल जाता है एजुकेटर के साथ। फिर लाइव पोल्स एंड लीडर बोर्ड। ठीक है, तो क्लास के दौरान जो आपको क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, आप उनको कितनी जल्दी आंसर करते हो और कितना करेक्टली आंसर करते हो, ये चीज उसके अंदर आती रहती है। तो एवरी टाइम फॉर एवरी क्वेश्चन वी हैव 10 टॉप स्टूडेंट्स का लिस्ट आता है। ठीक है, फिर टेस्ट सीरीज एंड एनालिसिस। आपका जो टेस्ट आपने दिया, टॉपर के रिस्पेक्ट में कितना स्कोर, एवरेज स्कोर के हिसाब से कितना स्कोर, ये सारा एनालिसिस। कौन सा टॉपिक डिफिकल्ट, कौन सा टॉपिक में कम मार्क्स, कैसा प्रॉब्लम आ रहा है, सब कुछ एनालिसिस में आया। अब हमें पता है कि हमें किस पे ध्यान देना है, तो उन टॉपिक्स का डाउट क्लियरिंग सेशन। राइट, सो काइंड ऑफ स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 वाली कहानी है। क्लास में आओ, प्रॉपर तरीके से टॉपिक को समझो। क्लास में कितना समझ में आ रहा है वो लाइव पोल से पता चल जाएगा। उसके बाद आपका टेस्ट हो जाएगा, टेस्ट के एनालिसिस के बाद जो डाउट्स बचे वो क्लियर हो जाएंगे। सो सिंपल। करना क्या है आपको? द बेस्ट ऑफ एजुकेटर्स आर अवेलेबल ऑन द अनअकैडमी लर्निंग ऐप एंड व्हाट यू हैव टू डू इज डाउनलोड लर्निंग ऐप ऑफ अनअकैडमी। और ये बहुत लोगों के पास, आपके पास होगा ही, है ना। इसमें एक ऑप्शन आपको मिलेगा बेटा प्लस का, ये इस पे क्लिक करोगे तो वो आपसे कोर्स पूछता है, कौन से कोर्स के लिए यू वांट टू सब्सक्राइब। तो आप यूजी नीट पे क्लिक करो। फिर जाते हैं हम गेट सब्सक्रिप्शन पे। ठीक, गेट सब्सक्रिप्शन पे यू आर गेटिंग अलग अलग टाइम ड्यूरेशन। टाइम ड्यूरेशन के हिसाब से जाते हैं तो 1 to 6 months वाला रिविजन, 12 months वाला इज फॉर 12th क्लास। ठीक है, और ये 24 months वाला 11th क्लास के बच्चों। राइट, आप अगर प्राइस देखोगे इट इज ऑलमोस्ट लाइक लेस देन योर प्राइस ऑफ योर नॉर्मल ट्यूशन। जो आप ट्यूशन जाते थे उतने से प्राइस की बात है, राइट। और उस पे भी यू कैन गेट फर्दर 10% ऑफ ऑन द डिस्काउंट अगर आप यूज करते हो कूपन कोड कोमल लाइफ। ठीक है, तो आपको इस प्राइस पे भी फर्दर डिस्काउंट मिल जाएगा 10% ऑफ। राइट, ओके। डिस्क्रिप्शन के अंदर ये लिंक आपके साथ शेयर है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाओगे तो ये आपको मिल जाएगा, दैट इज नीट वोया चैनल का टेलीग्राम ऐप पे लिंक। यहाँ पे सारे नोटिफिकेशन आ रहे हैं टाइम से, सो यू गेट टू नो कि कौन सा टेस्ट है, किसका टेस्ट है, कितना है, क्या है, कौन सी क्लास आने वाली है, सब। ठीक है, फिर ये पर्सनलाइज्ड लिंक विच आई एम ट्राइंग वेरी क्विकली, ये हो जाती है आज। ठीक है, ये भी स्टार्ट हो जाएगा थोड़े टाइम में। सो कीप सब्सक्राइबिंग एंड लाइकिंग ऑल दीज एंड लेट्स गेट स्टार्टेड विद डार्क रिएक्शन। डार्क रिएक्शन की बात करते हैं। दिस इज अ बायोसिंथेटिक फेज। Dark reaction is not directly dependent, not directly dependent on light. इसलिए हम इसको डार्क रिएक्शन बोलते हैं, इसलिए नहीं कि ये डार्क में आकर होगा। इट अकर्स ड्यूरिंग डे। ये लाइट में टेक्स प्लेस, डार्क रिएक्शन टेक्स प्लेस इन लाइट बिकॉज इसके सारे एनर्जी जो यूज कर रहे हैं हम वो लाइट रिएक्शन से बनती है। दिन में लाइट रिएक्शन से एनर्जी बन के डार्क रिएक्शन को मिलेगी और डार्क रिएक्शन में यूज होगी। दूसरा, डार्क रिएक्शन रन करने के लिए जो एंजाइम्स रिक्वायर्ड है वो भी यहाँ यूज होते हैं। ठीक है, तो उनका भी एक ऑप्टिमम टेम्परेचर है डार्क रिएक्शन के एंजाइम्स का। वो टेम्परेचर मेंटेन करने में ये लाइट आपकी मदद करती है। राइट, सो आई नीड लाइट
for dark reaction. Why? For energy and for maintaining an optimum temperature. ठीक. अब पहली बार जब डार्क रिएक्शन पढ़ा तो हमें एक साइकिल पता चली, दैट इज ऑल्सो नोन एज कैल्विन साइकिल, बिकॉज इट वॉज डिस्कवर्ड बाय मेल्विन केल्विन. ठीक. मेल्विन केल्विन ने रेडियो एक्टिव कार्बन लिया. मेल्विन Kelvin, who was the scientist who first studied this Kelvin cycle, उन्होंने लिया कार्बन 14, रेडियो एक्टिव आइसोटोप ऑफ कार्बन. ठीक है. ये उस टाइम की बात है जब वर्ल्ड वॉर वगैरह सिचुएशन चल रहा था. ऐसा लगता था रेडियो एक्टिव चीजें सारी खराब ही होती है. सो ही फाउंड अ वेरी गुड यूज फॉर दिस. कार्बन 14 से कार्बन डाइऑक्साइड को लेबल किया गया. ठीक है. और इसको यूज किया गया बाय green algae, that is Senedesmus and Chlorella. Chlorella and Senedesmus को प्रोवाइड किया फॉर फोटोसिंथेसिस. ठीक है. ये स्टडी मटेरियल था. धीरे धीरे हमारे पास पूरा कैल्विन साइकिल रिड्यूस हो गया, जिसमें 3 मेजर स्टेजेस हैं. इट्स अ स्टेप. इट इज लाइक 11, 12, 13 स्टेप साइकिल. ठीक है. 12 से 13 स्टेप का साइकिल है ये, लेकिन इसको कंडेंस करके आपको 3 स्टेजेस बताने हैं. क्या है वो 3 स्टेजेस? 1 कार्बोक्सिलेशन, 2 रिडक्शन, 3 रीजनरेशन. ठीक है. कार्बोक्सिलेशन पहला स्टेज RUBP, Ribulose 1,5 bisphosphate is a 5 कार्बन कंपाउंड. इसने एक 6 कार्बन कंपाउंड उठाया और उसको फिक्स किया किसके प्रेजेंस में? रुबिस्को एंजाइम के प्रेजेंस में, विच इज द मोस्ट, इट इज द मोस्ट abundant enzyme in the biosphere. Doesn't matter कैसा पेड़, कौन सा पेड़, कैसा किधर भी प्रेजेंट हो, फोटोसिंथेसिस कर रहा है, डार्क रिएक्शन कर रहा है, कैल्विन साइकिल रन करेगा. The ultimate cycle for fixation of carbon dioxide. पहला स्टेप कार्बन डाइऑक्साइड फिक्स किया. कार्बोक्सिलेशन, द मोस्ट क्रूशियल स्टेप. कौन सा? कार्बन का फिक्स करना. अब इसने 5 कार्बन 1 कार्बन कंबाइन करके 6 कार्बन बनाने की जगह इसने 3-3 कार्बन के 2 मॉलिक्यूल बनाए. 3-3 कार्बन के 2 मॉलिक्यूल बनाए. 6 की जगह 3 कार्बन के 2 मॉलिक्यूल कहलाए 3-फॉस्फोग्लिसरेट और 3PGA. 3PGA का एक मॉलिक्यूल कन्वर्ट होता है एक ट्रायोस फॉस्फेट में 3-फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड. ठीक है. एक मॉलिक्यूल कन्वर्ट होता है, रिड्यूस हो रहा है बाय यूजिंग एनर्जी ऑफ 1 ATP एंड 1 NADPH. ये दोनों बने लिंक लाइट रिएक्शन में. ठीक. लेकिन यहाँ कितने मॉलिक्यूल बने थे बेटा? 2. तो सब कुछ हो गया इंटू 2. 2 ATP, 2 NADPH2, 2 ADP और 2 में टूटेंगे. ठीक. These triose phosphate also go for glucose synthesis. और ग्लूकोज फिर जाके स्टोर हो जाता है या ट्रांसपोर्ट होगा. स्टोर होगा तो स्टार्च के फॉर्म में, ट्रांसपोर्ट कराना है तो सुक्रोज के फॉर्म में. कोई प्रॉब्लम नहीं है. बट फ्यू मॉलिक्यूल्स गो बैक टू फॉर्म RUBP. RUBP बनाने दोबारा जाते हैं. इनको हम बोलते हैं, इस स्टेज को हम बोलते हैं रीजनरेशन, द थर्ड स्टेज. एंड इट यूटिलाइजेस ओनली 1 ATP. तो यहाँ इंटू 2 नहीं होगा, सिर्फ एक ATP. ठीक है. पूरे कैल्विन को आप देखते हो तो आपका एनर्जी अकाउंट कुछ ऐसा बनता है. फॉर 1 CO2 टू बी फिक्स्ड यू रिक्वायर कितने ATP? 3 ATP बेटा, है ना. और 2 NADPH2. देखो, लेकिन मुझे ग्लूकोज बनाने के लिए इस सेम साइकिल को 6 बार चलाना पड़ेगा. Because glucose is a 6 carbon compound, I have to run this cycle 6 times to get a complete glucose molecule. तो 6 कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करने के लिए I will require 3 into 6, that is 18 ATP
और वहीं पे 2 into 6 दैट इज 12 NADPH2। आपको ज्यादा एटीपी चाहिए कंपेयर टू NADPH2, इसीलिए याद करो एक बारी, नॉन साइक्लिक पाथवे में NADPH2 बन रहा है, लेकिन एटीपी बनाने के लिए आपके पास साइक्लिक भी मदद करता है, और केमियोस्मोसिस इज द मेन एटीपी जनरेटिंग सिस्टम है ना। उसमें F1 F0 गोल गोल घूमता रहता था, एटीपी बनाता रहता था। दिस इज योर कैल्विन साइकिल एनर्जी। ठीक है, अब देखो कुछ प्लांट्स है हमारे पास जो बहुत मस्त है, C4 प्लांट्स। C4 प्लांट्स की एक बार बात कर लेते हैं, C4 प्लांट्स के बारे में बात करते हैं। ये कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जिन्होंने अपने आप को ना अडाप्ट कर लिया। क्या रीजन पड़ गया, क्या जरूरत पड़ गई अडाप्ट करने की? अडाप्ट करने की जरूरत ये है बेटे कि मेरे पास रुबिस्को जो एंजाइम है, रुबिलोज बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज, दो एक्टिविटी है। कार्बन डाइऑक्साइड भी फिक्स कर सकता है, ऑक्सीजन भी फिक्स कर सकता है। ठीक है, पसंद उसको कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा है, नो डाउट। सो एफिनिटी फॉर कार्बन डाइऑक्साइड इज वे मोर, अग्रीड। बट अगर कार्बन डाइऑक्साइड की कॉन्सेंट्रेशन रिलेटिवली थोड़ी सी भी कम गई ना, ऑक्सीजन थोड़ा सा भी ज्यादा है, वो ऑक्सीजन को ले आता अंदर, तो कार्बन डाइऑक्साइड फिक्स करने की जगह वो ऑक्सीजन फिक्स करने लगता है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर रिलीज करने लगता है। इसे हम बोलते हैं फोटो रेस्पिरेशन। उस पर आते हैं हम अभी। बड़ा ही गड़बड़ प्रोसेस है, बहुत ही गड़बड़, चाहिए नहीं हमें। ठीक, तो अब ऐसे में क्या करें? कुछ प्लांट्स हैं जिनका हमने नाम C4 प्लांट्स रखा, मेज, शुगर केन, sorghum and amaranthus. मास, MASS से याद रखो, मेज, एमरांथस, शुगर केन, sorghum। ठीक है, ये C3 प्लांट्स ने अपनी अनाटमी थोड़ी सी बदली और काम डिवाइड कर दिया। In these C4 plants, we see a special type of anatomy known as Kranz anatomy. Kranz anatomy, Kranz means wreath means ring. ठीक है, तो इसमें मेरे पास दो टाइप के सेल्स हैं, known as bundle sheath and mesophyll cells। कैसे है ना, देखो वैस्कुलर बंडल अगर बीच में है यहाँ पे, तो इसके चारों तरफ ऐसे थिक वॉल्ड, ठीक है इनका वॉल, ठीक है, ऐसे थिक वॉल मेरे पास बंडल शीट सेल्स हैं एक रिंग में, लार्ज थिक वॉल्ड बंडल शीट सेल्स, और इनके चारों तरफ रिंग्स में अरेंज्ड, कैसे? रिंग्स में अरेंज्ड मेसोफिल सेल्स। रेथ का मतलब रिंग है ना, क्रांस का मतलब रिंग, कंसेंट्रिक रिंग्स में प्रेजेंट मेसोफिल। डिफरेंस क्या किया? पहला डिफरेंस तो यही किया कि इसको थिक वॉल बनाया, इसको थिन वॉल बनाया। इसका रीजन है, क्यों है वो मैं बताती हूँ आगे। ठीक है, पॉइंट्स लिख लेते हैं पहले एक बार फटाफट। 1 पोजीशन देख लो, बंडल शीट अंदर की तरफ है, मेसोफिल थोड़ा बाहर की तरफ प्लेस्ड है, राइट? तो ये भी चीज हो गई शुरू, बहुत बढ़िया बात। अब अगली पॉइंट, बंडल शीट के अंदर देयर इज नो पेप्केज एंजाइम। मैं लिखवा रही हूँ अभी समझाती हूँ कैसे। इधर देयर इज पेप्केज, ठीक है, इधर नो, सॉरी, प्रेजेंस ऑफ रुबिस्को बंडल शीट में अंदर, देयर इज प्रेजेंस ऑफ रुबिस्को, और यहाँ पे एब्सेंस नहीं है रुबिस्को मेसोफिल के अंदर। फोर्थ, यहाँ पे लेस क्लोरोप्लास्ट, ठीक है,
और अंदर बंडल शीट में ज्यादा क्लोरोप्लास्ट। रीजन क्या है, क्यों कर रहे हैं हम ये? यहाँ ना डिविजन ऑफ लेबर होगा, एक नया पाथवे चलेगा जिसको हम बोलते हैं C4 पाथवे। बाहर वाला सेल मेसोफिल, अंदर वाला बंडल शीट। ध्यान से देखो इसको होता क्या। कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करने अब बाहर से रुबिस्को नहीं जाएगा, क्योंकि मेसोफिल में तो रुबिस्को है ही। कौन जा रहा है? पेप्केज एंजाइम जाता है। कौन जाता है? PEP केस, फॉस्फोइनोल पायरुवेट कार्बोक्सिलेज एंजाइम। कुछ कर ले, कितनी ही ऑक्सीजन ज्यादा और कार्बन डाइऑक्साइड कम हो जाए, ये बाहर से जाके उठा के लाएगा सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि ये जानता ही नहीं है ऑक्सीजन को, तो उससे बात करके उसको अंदर लाने का तो मतलब ही नहीं। नो ऑक्सीजन इज एक्टिविटी। अंडा जब ऑक्सीजन से बात ही नहीं करेगा तो फोटो रेस्पिरेशन तो चलने से है, कोई एनर्जी का लॉस नहीं होना हमें, ठीक। लेकिन यहां पर पहला सबस्ट्रेट जो कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सेप्ट करेगा इज अ 3 कार्बन कंपाउंड, फॉस्फोइनोल पायरुवेट। फॉस्फोइनोल पायरुवेट एक 3 कार्बन कंपाउंड है, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड का एक कार्बन जुड़ता है तो 4 कार्बन का कंपाउंड बनता है ये C4 एसिड, जिसको हम ऑक्सैलो एसिटिक एसिड भी बोलते हैं। दिस गेट्स कन्वर्टेड इनटू मैलिक एसिड, और मैलिक एसिड ट्रांसपोर्ट होता है तो ये मैलिक एसिड है। कौन सा एसिड? मैलिक एसिड इज अ 4 कार्बन कंपाउंड। प्लाज्मोडेस मेटल कनेक्शन से अंदर आया, किधर? बंडल शीट में। बंडल शीट में आया, अब बोला कि चलो एक कार्बन तुम्हें दे जाते हैं। सो एक 4 कार्बन एसिड से एक 3 कार्बन एसिड बना, कौन? पायरुविक एसिड। क्या रिलीज कराया उसने? एक कार्बन। ये कार्बन मैंने उठा लिया और यूज कर लिया कैल्विन में, मतलब अंदर रुबिस्को बैठा है। कैल्विन साइकिल का साइट स्ट्रोमा ऑफ क्लोरोप्लास्ट। बाहर क्लोरोप्लास्ट का कोई काम ही नहीं था, पेप्केज तो साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट है। साइटोप्लाज्म में बैठ के कार्बन डाइऑक्साइड फिक्स कर रहा है पीईपी के साथ। Not required chloroplast that much, but on the inside in the bundle sheet cells मैंने इसको थिक वॉल कर दिया ताकि कहीं से ऑक्सीजन अंदर ना आ पाए, और बाहर से पैक कर करके मैलिक एसिड को भेज रही हूँ मैं कि जाओ अंदर कार्बन डाइऑक्साइड दे आओ। तो कुछ भी हो जाए, किसी भी हाल में कार्बन डाइऑक्साइड इज नॉट गोइंग, और इट इज काइंड ऑफ गेटिंग एक्यूमुलेटेड इन द बंडल शीट सेल्स। उसका कॉन्सेंट्रेशन किसी भी हाल में बंडल शीट में कम होगा ही नहीं। अगर बंडल शीट में कार्बन डाइऑक्साइड का कॉन्सेंट्रेशन कम नहीं होगा तो रुबिस्को कार्बोक्सिलेज एक्टिविटी करेगा, ऑक्सीजनेज करेगा ही नहीं। सिंपल फंडा सॉल्व, ठीक। अब ये पायरुविक एसिड वापस लेके गए और कन्वर्ट कराया इनटू पीईपी बाय एन एंजाइम नोन एज पीईपी सिंथेज। अब ये पीईपी सिंथेज क्या करता है ना बेटा, इस स्टेप पे इट यूटिलाइजेस 2 ATP इक्विवेलेंस। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सा स्टेप है, इसलिए आप लोगों को नहीं पढ़ना है इसको डिटेल में। एनसीईआरटी भी आपको पूरा डिटेल में कुछ नहीं बताती है यहाँ, लेकिन इट सेज दैट इट यूटिलाइजेस 2 ATP इक्विवेलेंस, मतलब ऑलमोस्ट 2 ATP जितनी एनर्जी लगती है, ठीक है। अगर आप पूरे स्टेप को देखते हो, फुल साइकिल को देखते हो, 2 बार कार्बोक्सिलेशन होगा। एक बार पीईपी ने किया और दूसरी बार ये जब कैल्विन में फिक्स हो, 2 बार कार्बोक्सिलेशन, लेकिन एक बार डीकार्बोक्सिलेशन भी, ये रहा बंडल शीट में, ठीक है। मेन पर्पस क्या है? 2 सेल मिलके काम करेंगे और एक जगह पर बहुत सारा रिसोर्स, हम बहुत सारा कार्बन डाइऑक्साइड भर देंगे ताकि रुबिस्को अपनी ऑक्सीजनेज एक्टिविटी ना कर पाए, ठीक। सो व्हाट इज हैपनिंग हियर? आई हैव 1 कार्बन डाइऑक्साइड। इसके फिक्सेशन की बात करूं तो 2 ATP तो यहाँ लग गए, ये वाले, ठीक है। 2 ATP प्लस कैल्विन साइकिल तो चली रही है, ये किसने मना करी? तो कैल्विन के 3
कैल्विन साइकिल के 3, दैट मीन्स टोटल 5 ATP। और NADPH2 कितने? सिर्फ कैल्विन वाले, सिर्फ कैल्विन वाले कितने? 2 NADPH2 for 1 carbon dioxide. But to form complete glucose molecule, I want the cycle to run 6 times. Hence, अगर दोनों का एनर्जी अकाउंट कंपेयर किया जाए तो एक कार्बन डाइऑक्साइड के लिए यहाँ 3 ATP लगते थे, यहाँ 5। 5 क्यों? 2 तो उस स्टेप पे जहां पायरुविक एसिड कन्वर्ट होता है PEP में, और 3 कैल्विन साइकिल में। तो अगर आपसे कोई एडिशनल पूछे तो आप 2 ATP बोलोगे। हाउ मेनी एडिशनल ATP आर यूज्ड ड्यूरिंग C4 पाथवे? 2, टोटल 5। ठीक है, ग्लूकोज के लिए हमें इंटू 6 करना है इस पूरे को, तो 18 ATP, 30 ATP। देख रहे हो आप कितना डिफरेंस, कितना ज्यादा डिफरेंस ATP का। इतना करने को तैयार है, क्यों? मतलब कुछ तो ज्यादा ही गड़बड़ कर रहा है ना फोटो रेस्पिरेशन। रुबिस्को की ऑक्सीजनेज एक्टिविटी कुछ ज्यादा ही गड़बड़ कर रही है, इसलिए। राइट, अब C3 साइकिल को C3 क्यों बोलते हैं, C4 साइकिल को C4 क्यों बोलते हैं? C3 साइकिल यहीं पे लिख देती हूँ आपके लिए इजी हो जाएगा। C3 साइकिल, द फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड इज a 3 carbon compound, इसलिए कैल्विन साइकिल इज नोन एज C3, 3PGA। C4 has the first stable compound as a 4 carbon compound, oxaloacetic acid, इसलिए इसका नाम C4। वैसे हैच एंड स्लैक पाथवे। ठीक है बेटा, समझ आया यहाँ तक एनर्जी अकाउंट? अब देखते हैं ये फोटो रेस्पिरेशन का क्या प्रॉब्लम है। फोटो रेस्पिरेशन which is also known as a wasteful process, लेकिन क्यों? 1, fixed CO2 is released, ठीक है। दूसरा, no CO2 fixation, कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन हुआ नहीं। थर्ड, no net energy produced। ये गलती रुबिस्को की है कि उसके पास एक ऑक्सीजनेज एक्टिविटी है, ठीक है, उसकी गलती से ये प्रोसेस स्टार्ट हो रहा है, लेकिन स्टार्ट तो हो रहा है तो ध्यान रखना पड़ेगा। हुआ क्या, पहले पहुंचा RUBP, ठीक है, वही जो C3 के टाइम पहुंचा था। RUBP पहुंचा, 5 कार्बन कंपाउंड है, ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड को लेने पहुंचा था, ऑक्सीजन मिल गया। क्यों? क्योंकि रुबिस्को अंकल तो ले आए ऑक्सीजन को बाहर से। अब प्रॉब्लम शुरू, 5 के साथ एक कार्बन मिल रहा था तो टूट के 3 के 2 बनते थे। अब 5 के साथ तो कोई कार्बन नहीं आ रहा, तो टूट के 2 और 3 बनेंगे, a 2 कार्बन कंपाउंड एंड a 3 कार्बन कंपाउंड। तो एक 3 तो हम सही सही 3PGA बना देते हैं कि जा बेटा तू तो जा कैल्विन में, कोई नहीं, एक तो जाए। 2 कार्बन वाले का हम ध्यान रखते हैं, थोड़ा देखते हैं इसको, कुछ करते हैं इसका। ये कहानी हुई क्लोरोप्लास्ट में शुरू, क्योंकि क्लोरोप्लास्ट में तो रुबिस्को है। अब phosphoglycolate gets converted into glycolate, this is also a 2 carbon compound, इसीलिए इस साइकिल को हम C2 साइकिल भी बोलते हैं। फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड, 2 कार्बन कंपाउंड, ये वाला ग्लाइकोलेट, ठीक, ये बनता क्लोरोप्लास्ट में है, मूव कर जाता है पेरोक्सीसोम्स में। दूसरा ऑर्गेनेली, पहला क्लोरोप्लास्ट, दूसरा पेरोक्सीसोम्स। ग्लाइऑक्सिलेट, ग्लाइकोलेट गेट्स कन्वर्टेड इनटू ग्लाइऑक्सिलेट, और इस टाइम पे ना एक और ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल एंट्री मारता है अंदर। सो ऑक्सीजन इज यूज्ड एट 2 sites, one in chloroplast and the second in peroxisomes, ठीक है बेटा। Now when it enters peroxisomes,
ग्लाइऑक्सिलेट बना, उसके साथ बनता है ये H2O2, हाइड्रोजन पेरोक्साइड। शोर मचाने का काम। मैं बन गया, कोई प्रॉब्लम है? देखो जल्दी, प्लीज सब देखो। सिग्नलिंग मॉलिक्यूल है, पेरोक्सिसोम्स में बना, यही डिग्रेड होगा, बता के आ जाएगा सबको वापस। ठीक है, न्यूक्लियर जीन्स कुछ तो करेंगे अपना। देखो भैया कुछ तो प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है, तब तक क्या करें? ग्लाइऑक्सिलेट को ग्लाइसिन में बदला। इट्स अ 2 कार्बन अमाइनो एसिड। बदल गया। बदलने के बाद मूव कर गया माइटोकॉन्ड्रिया, तीसरा ऑर्गेनेली इन द सेम ऑर्डर, क्लोरोप्लास्ट, पेरोक्सिसोम्स, माइटोकॉन्ड्रिया। ग्लाइसिन पहुंचा माइटोकॉन्ड्रिया में। अब ये 2 कार्बन का कंपाउंड है, यहां वेट करेगा, यहां वेट करेगा कि यहां तक की साइकिल दोबारा रिपीट हो। Another molecule of RUBP, another blah blah blah, and everything is repeated again. So everything into 2. So I get 2 glycine molecules, दो कार्बन each. ठीक, दो कार्बन each, दो कार्बन मिलके बनाने चाहिए थे 4 कार्बन, लेकिन इन्होंने सीरीन बनाया जो कि 3 कार्बन कंपाउंड है और 3 कार्बन अमाइनो एसिड है। मीनवाइल यहां पर रिलीज करा दिया एक कार्बन डाइऑक्साइड, दो जुड़ के एक, ये कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर, अमोनिया भी रिलीज होगा, बट अमोनिया थोड़ा ज्यादा प्रेशियस है, बड़ा मुश्किल है लाना अमोनिया को। नाइट्रोजन को फिक्स करना काफी मुश्किल है कंपेयर टू कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड को तो जाने दो, अमाइनो एसिड के लिए यूज कर लेंगे अमोनिया को कहीं ना कहीं। इस स्टेप पे पॉजिटिव पॉइंट कि Na D प्लस से NaDH की एनर्जी बनती है। तो अब देख रहे हो, मैंने यहाँ बोला नेट एनर्जी 0, मैंने ये नहीं कहा एनर्जी बनती ही नहीं है, माइटोकॉन्ड्रिया में एनर्जी बनती है, नेट एनर्जी नहीं बनती। क्यों? आप देखना आगे। सीरीन वापस जाएगा पेरोक्सिसोम्स में, यहां जाके कन्वर्ट होता है हाइड्रोक्सी पायरुवेट में, सब 3 कार्बन हो गए हम, कन्वर्ट होता है ग्लिसरेट में और एनर्जी यूज होती है NaDH के फॉर्म में। तो जैसी एनर्जी माइटोकॉन्ड्रिया में बनी वैसी एनर्जी पेरोक्सिसोम्स में यूज हो गई, है कि नहीं? ना, ग्लिसरेट मूव्स बैक टू क्लोरोप्लास्ट। ठीक, यहां मैं एक ATP यूज करूंगी, उसमें से ADP तो रिलीज कर दिया, फॉस्फेट ऐड कर देंगे 3rd कार्बन पर, अब ग्लिसरेट को बना देंगे 3-फॉस्फोग्लिसरेट। और आप जानते हो कि 3-फॉस्फोग्लिसरेट कैन एंटर कैल्विन साइकिल अगेन। ठीक है, बात घूम फिरा के वहीं पहुंचाने वाली हुई, बस एक कार्बन डाइऑक्साइड लॉस हो गया, एक एक्स्ट्रा ATP यूज हो गया और कुछ नहीं हुआ फायदा। ठीक है, बट व्हाई इज द प्लांट डूइंग सो? क्यों बेचारा लगा हुआ है इसको काम करने में? रुबिस्को की गलती से शुरू तो हो रही है कहानी, लेकिन ये है ना फॉस्फोग्लाइकोलेट, इसको डिग्रेड करने के लिए भी यही एक साइकिल है हमारे पास। दूसरा, अगर नॉर्मल कैल्विन चल रहा होता, नॉर्मल डार्क रिएक्शन चल रहा होता तो कोई इशू ही नहीं था। ठीक है, लेकिन क्योंकि ऑक्सीजनेज एक्टिविटी स्टार्ट हो गई, अब अगर कैल्विन रुक गया तो प्रॉब्लम हो जाएगी। सो दिस इज अ वे ऑफ कीपिंग कैल्विन रनिंग, C3 साइकिल रनिंग। कैसे? यहां से कुछ ना कुछ कंपाउंड इसमें जा रहा है, अगर ये रुक जाए, अगर ये ना हो, ठीक है, अगर ऑक्सीजन फिक्स हो रहा है लेकिन कैल्विन नहीं चल रहा, तो आपका प्रॉब्लम शुरू हो जाएगा कि कैल्विन में जो एनर्जी यूज हो रही थी NADPH और ATP के फॉर्म में, वो ब्रेकडाउन छोड़ जाएगा। ब्रेकडाउन नहीं होगा, वो ब्रेकडाउन नहीं होगा तो लाइट रिएक्शन में वापस लेने एनर्जी कौन जाएगा वहां से? NaDH2 breaks to NADPH2 breaks into NAD plus, ये NAD plus वापस पहुंचा जी स्कीम के लिए। अगर टूटा ही नहीं तो जाएगा कैसे? वहां इलेक्ट्रॉन कूद कूद के पागल हो रहे हैं, कोई आ ही नहीं रहा। अल्टीमेटली
आपका क्लोरोफिल मॉलिक्यूल खराब हो जाएगा, क्योंकि लाइट गिरना थोड़ी छोड़ेगी, लाइट तो गिरती जाएगी, बट आगे कोई इलेक्ट्रॉन ले जाने के लिए ही नहीं है. सो टू कीप द प्रोसेस रनिंग, फोटो रेस्पिरेशन रन्स, लेकिन फिक्स्ड कार्बन डाइऑक्साइड का लॉस है. ठीक है, इसलिए कुछ प्लांट जैसे कि C4 प्लांट्स अपने आप को अलग तरीके से अडेप्ट कर रहे हैं. ठीक है बेटा, समझ में आया फोटो रेस्पिरेशन की कहानी. क्वेश्चन कैसे आते हैं? क्वेश्चन आता है कौन सी चीज कहाँ बनी. ऑक्सीजन कौन से दो ऑर्गेनेली में यूज हो रही है? क्लोरोप्लास्ट, पेरोक्सिसोम्स. ऑर्डर क्या है? क्लोरोप्लास्ट, पेरोक्सिसोम, माइटोकॉन्ड्रिया. ग्लाइसिन कहाँ बना? पेरोक्सिसोम्स. सीरीन कहाँ बना? माइटोकॉन्ड्रिया. एटीपी कहाँ यूज हुआ? क्लोरोप्लास्ट. ऐसे क्वेश्चंस. So you kind of need to know what is the order of events. Last point, law of limiting factors. ब्लैकमैन अंकल आ गए 1905 में और बोले कि अगर कोई भी बायोकेमिकल पाथवे, कोई भी, है ना, कोई भी बायोकेमिकल पाथवे अगर एक से ज्यादा फैक्टर पे डिपेंडेंट है, जैसे घर में खिचड़ी बना रहे हो आप, उसका टेस्ट काफी चीजों पे डिपेंड करता है, नमक, मिर्च, घी, है ना. तो जो चीज सबसे कम होगी उसको आप थोड़ा थोड़ा इंक्रीज करोगे, टेस्ट बेटर होता जाएगा. ऐसे ही अगर कोई भी बाइक में केमिकल पाथवे एक से ज्यादा फैक्टर पे डिपेंड करता है, तो वो फैक्टर जो सबसे कम क्वांटिटी में है, विच इज नियरेस्ट टू इट्स मिनिमम क्वांटिटी, minimum value, on increasing the quantity of that, I can increase rate of the process. If a chemical factor is affected by more than one factor, then the rate will be determined by the factor which is nearest to its minimum value. It is the factor which directly affects the process if its quantity is changed. उसकी वैल्यू मैंने और कम कर दी तो और गड़बड़ हो जाएगी, बढ़ाई तो धीरे धीरे प्रोसेस का रेट बढ़ता जाएगा. राइट, व्हाट आर द फैक्टर्स एक्चुअली अफेक्टिंग एक्सटर्नल, इंटरनल. इंटरनल की बात करते हैं, एसिमिलेटरी नंबर और जेनेटिक्स. जेनेटिक्स तो आप जानते ही हो, क्या, कितने पत्ते, नंबर ऑफ लीव्स, ठीक है, फिर फोलिएज as well as canopy of plant. ठीक है, ऐसे ऐसे कुछ कुछ पैरामीटर्स रहते हैं, कितने लीव्स हैं, कैसा पेड़ का स्ट्रक्चर है, ये सब कुछ ये फोटोसिंथेसिस पे इफेक्ट लाता है. बट एसिमिलेटरी नंबर इज कि 1 ग्राम क्लोरोफिल अगर लिया मैंने, एक ग्राम क्लोरोफिल 1 घंटे में, 1 आवर, कितना फोटोसिंथेसिस करता है. सो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस by 1 gram of chlorophyll in an hour is called assimilatory number. प्लांट के क्लोरोफिल की कैपेसिटी, प्लांट का क्लोरोफिल कितना पावरफुल है. ठीक, फिर आते हैं बाहर वाले फैक्टर्स, लाइट, टेम्परेचर, कार्बन डाइऑक्साइड कॉन्सेंट्रेशन एंड वाटर. पानी का कोई डायरेक्ट रोल नहीं है, दो वाटर इज रिक्वायर्ड एज एन इलेक्ट्रॉन सोर्स, बट इतना ज्यादा नहीं, इनडायरेक्ट है. कैसे? पानी नहीं हुआ तो स्टोमेटा बंद, स्टोमेटा बंद तो कार्बन डाइऑक्साइड का अंदर आना बंद. 1. दूसरा, पानी नहीं तो सेल की रिजिडिटी खराब होगी, लीफ या तो कर्ल हो जाएगा या विल्ट हो जाएगा, सरफेस एरिया डिक्रीज हो जाएगा, फोटोसिंथेसिस कम हो जाएगा. इनडायरेक्ट इफेक्ट. ठीक है, टेम्परेचर, C3 प्लांट्स और C4 प्लांट्स की बात करें, C3 इज फॉर 20 to 25 डिग्री सेल्सियस, इनका ऑप्टिमम है. ये 35 से 40 डिग्री तक चले जाते हैं, मतलब बेटर एक्लिमेटाइज टू हायर टेम्परेचर्स. और वो रिंग वाला जो था ना, क्रैन्स एनाटमी, उसका काफी रोल है. क्रैन्स एनाटमी helps in better utilization of water and also temperature tolerance. अब आता है कार्बन डाइऑक्साइड और लाइट.
लाइट के अंदर तीन चीजें हैं, क्वालिटी, क्वांटिटी एंड ड्यूरेशन। ठीक है, क्वालिटी की बात करें तो PAR आता है यहाँ फर्स्ट, ये फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन जो आपका 400 to 700 नैनोमीटर में लाई करता है। ये हम एक्शन स्पेक्ट्रा और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा में पढ़ चुके हैं। ठीक, ड्यूरेशन नो इफेक्ट। कैसे? सपोज मैं सुबह 9 से 10 खाना बना रही हूँ, 10 प्लेट खाना बना रही हूँ, ठीक है, 10 से 11 10 प्लेट, 11 से 12 10 प्लेट, शाम के 6 बजे तक एवरी आवर आई एम प्रिपेयरिंग 10 प्लेट्स ऑफ फूड। तो मेरी एफिशिएंसी तो सेम है, मेरा रेट ऑफ प्रोडक्शन एवरी आवर 10 प्लेट्स ऑफ फूड फिक्स्ड, ये थोड़ी बदला। ऐसे नहीं हो रहा कि पहले 1 घंटे में मैंने बहुत ज़्यादा फोटोसिंथेसिस कर लिया, फिर सेकेंड 1 आवर मैंने कम किया, फिर थर्ड आवर में और ज़्यादा बढ़ा दिया रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस। नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ रहा उसके रेट पे। जितना काम उसने सुबह किया था उतना ही काम वो आखिरी तक भी कर रहा है। रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज सेम, है ना। एक प्लेट, 1 घंटे में 10 प्लेट खाना बन रहा था तो 10 ही बन रहा है, 10 20 30 40 50 प्लेट नहीं होता चला गया। लेकिन हाँ, अगर ड्यूरेशन बढ़ा दोगे तो एक्यूमुलेशन ऑफ फोटोसिंथेट्स विल इंक्रीज। समझे बात? अगर कंटिन्यूसली 10 प्लेट 10 प्लेट 10 प्लेट 10 प्लेट, अल्टीमेटली खाना जो बना वो ज्यादा बनेगा, बस रेट में चेंज नहीं है, ना कम ना ज्यादा। ठीक है, बट यस, क्वांटिटी ऑफ लाइट, हाउ मच डू आई रिक्वायर, इसके लिए इस पे आते हैं ये ग्राफ। लाइट इंटेंसिटी की जितनी अवेलेबल सनलाइट है उसके 10% तक आते आते सैचुरेशन आ जाता है। टोटल अवेलेबल सनलाइट का 10% इज इनफ। इसके बाद ना बाकी फैक्टर्स लिमिटिंग होने लगते हैं, इसलिए कुछ नहीं कर पाता। सैचुरेशन आ गया। सैचुरेशन क्यों आ गया? यहाँ पे लाइट बढ़ा रहे थे, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस बढ़ रहा था बढ़ रहा था बढ़ रहा था बढ़ रहा था बढ़ रहा था, अब इसके आगे मैं ऐसे नहीं जा पा रही हूँ क्योंकि पता चला कार्बन डाइऑक्साइड का कॉन्सेंट्रेशन कम हो गया, पता चला टेम्परेचर नहीं ऑप्टिमम है, पानी कम पड़ गया, कुछ ना कुछ गड़बड़ हो रही है, और ज्यादातर कार्बन डाइऑक्साइड प्रॉब्लम कर जाता है। So rate of photosynthesis is maximum with 10% of light because other factors become limiting, और other factors में सबसे बड़ा रोल है कार्बन डाइऑक्साइड कॉन्सेंट्रेशन का, सबसे बड़ा। तो हमें ग्राफ ऐसे जाके स्ट्रेट हो जाता है सैचुरेशन पहुंचे। लेकिन लो इंटेंसिटी में ग्रो हो रहे हैं ना जो प्लांट्स, जो किसी की शेड में है, लो लाइट इंटेंसिटी वाले प्लांट्स, उसमें आपको ये ग्राफ ऐसे ही दिखेगा, स्ट्रेट जाता हुआ लीनियर। वाई? वो यहाँ फंस के रह गया है, इस रीजन में फंसा है वो, उसको बेचारे को 10% भी लाइट पूरी नहीं मिल रही है। लीनियर, ठीक। सबसे बड़ा पैरामीटर, अरे ओहो, चलो आपको उसमें मिल जाएगा, नोट्स में दोनों मिल जाएंगे साथ। कार्बन डाइऑक्साइड कॉन्सेंट्रेशन, CO2 कॉन्सेंट्रेशन, ये सबसे बड़ा फैक्टर। लो लाइट इंटेंसिटी में तो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इतना पहुंच ही नहीं रहा, लेकिन हाई लाइट इंटेंसिटी में C4 और C3। अब ये बात तो क्लियर है बेटा कि C4 का यील्ड ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि C4 में फोटो रेस्पिरेशन नहीं हो रहा, एज सिंपल एज दैट। हायर यील्ड, uptake of carbon dioxide will be more because yes, it is not going for photo respiration, C3 is going for photo respiration, तो कुछ ना कुछ लॉस तो है ही। लेकिन आप इसको ना नीचे एक्स एक्सिस वाई एक्स ये इस पे गिराओ, एक्स एक्सिस पे गिराओ, ड्रॉप इट डाउन हियर।
राइट। इसकी जो वैल्यू आती है ना, ये यहां से स्लो डाउन होना शुरू हुआ, यहां से ये काइंड ऑफ भैया, जिसके में जो स्लो डाउन शुरू हुआ है पूरे का, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस में जो डिक्लाइन आया और फिर मैं सैचुरेशन पे पहुंच गई, वो कब से आना शुरू हुआ? यू ड्रॉप इट डाउन फ्रॉम दिस पॉइंट टू नीचे, या इसका ड्रॉप आना शुरू हुआ, या व्हाट इज द वैल्यू? C4 के लिए ये वैल्यू आ जाती है 360 ppm की, 5 पर मिलियन। और C3 के लिए ये वैल्यू आती है 450 ppm तक। एटमॉस्फेरिक लेवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो C4 के लिए ऑप्टिमम है, तो C4 को कमी नहीं पड़ती कार्बन डाइऑक्साइड की, वो खुश है, उसके लिए सब कुछ बढ़िया है। एक पॉइंट के बाद हाँ, लाइट की अगर इंटेंसिटी आपने बहुत ज्यादा बढ़ा दी, 10% से ऊपर जाने की कोशिश करेगा, तब लिमिटिंग होने लगेगा, पर तब तक कोई इशू नहीं है, उसको पूरा यील्ड पे जा रहा है। C3 के लिए प्रॉब्लम होने लगती है, क्योंकि C3 के लिए ऑप्टिमम है 450, और इतना तो एटमॉस्फेरिक कॉन्सेंट्रेशन है नहीं, तो इसलिए ये बार बार अपनी ऑक्सीजनाइज एक्टिविटी में शिफ्ट हो रहा है ना, वन रीजन। सेकेंड रीजन इज, क्या करें ऐसा कि C4 के लिए C3, ये C3 प्लांट के लिए कार्बन डाइऑक्साइड लिमिटिंग ना हो। आपने ग्रीन हाउसेस का नाम सुना होगा। हम क्या करते हैं, ग्रीन हाउसेस में ग्रो कराते हैं प्लांट्स को। कौन से प्लांट्स को? C3 प्लांट्स को, जिसमें सिर्फ कैल्विन चलता है। तो रेस्पिरेशन से ये CO2 रिलीज करता है, तो आसपास CO2 का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता है। इसी CO2 को ये फोटोसिंथेसिस के लिए यूज कर लेगा, तो इस चेम्बर में कार्बन डाइऑक्साइड का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा, वैल्यू ऊपर गई, यील्ड भी बढ़ जाएगी, बिकॉज फॉर C3 आई रिक्वायर 450 पार्ट्स पर मिलियन। वो नेचुरली नहीं है, बट मैं ग्रीन हाउस में क्रिएट कर सकती हूँ, ठीक है। इंक्रीजिंग द यील्ड ऑफ C3 प्लांट्स, दिस इज कॉल्ड एज CO2 फर्टिलाइजेशन इफेक्ट। मतलब एनवायरमेंट में अगर थोड़ा कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ा तो C3 को फायदा होगा, C4 को नहीं, C3 को फायदा होगा, और मैक्सिमम प्लान C3 है। लेकिन अगर एक पॉइंट से ज्यादा बढ़ा तो हाई कंसंट्रेशन ऑफ CO2 also closes stomata, ठीक है। स्टोमाटा का क्लोजिंग भी हाई लेवल ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ CO2 करता है, इसीलिए थोड़ा इंक्रीज तो अच्छी बात है, बट ज्यादा इंक्रीज विल गो टू नेगेटिव इफेक्ट। समझ में आई बात? फॉर C3 concentration, CO2 concentration, that is saturation point is 450 ppm। इसके बाद रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस पे इफेक्ट नहीं आएगा, तब तक ये लिमिटिंग है। और C4 के लिए 360 ppm, 450 for C3 and 360 for this, ठीक है। दिस ब्रिंग्स अस टू द एंड ऑफ द चैप्टर। एक बार एक रीडिंग लगाना, आई फील कि इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, एंड यू कैन डू द सेम थिंग फॉर बेटर क्लासेस एंड बेटर इंटरेक्शंस। लर्निंग ऐप ऑफ अनअकैडमी, उस पे यूजी नीट प्लस पे जाओ, यूजी नीट पे क्लिक करो, ये वाला गेट सब्सक्रिप्शन, एंड यू हैव डिफरेंट ड्यूरेशंस। तो 1 to 6 months वाला ड्यूरेशन इज फॉर रिविजन मेजरली, ये 12th क्लास के लिए 12 महीने, और 24 months फॉर 11th क्लास स्टूडेंट्स। आराम से बैठ के 24 months तक आराम से टिल योर 2022 नीट सिट एंड डिस्कस ईच एंड एवरी चैप्टर इन डिटेल, ठीक। बीच में आपके बाकी के एग्जाम्स भी आएंगे, KVPY दिस दैट, उनके भी क्लासेस लेते लेते धीरे धीरे आगे चलते जाएंगे। What you can do is use coupon code KOMALLIVE to get 10% off on your final subscription amount, ठीक है। Thank you so much. Let's crack it. Like, share and subscribe people.
थैंक यू सो मच। मैं पीडीएफ भी अपलोड करा दूंगी। एंड दिस इज योर फाइनल कोड, रिवाइज दोबारा से एक बार, कोमल लाइफ, to get your 10% off. Thank you so much. Bye bye. Have a good day. Bye.